गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। हमने लास्ट वीडियो में सामान प्रबंधन की सीरीज के अंतर्गत संगठन को कंप्लीट किया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं अधिकार अंतरण के बारे में। अधिकार अंतरण क्या होता है कि प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थों को अधिकार सौंपना क्या कहलाता है, अपना अधिकार अंतरण कहलाता है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि अपन को पता है कि जो अपना फर्म होता है, जो अपनी कंपनी होती है, उसका जो मैनेज होता है किसके द्वारा किया जाता है, अपने मैनेजमेंट प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। परंतु जो प्रबंधक रहते हैं वो अकेले ही सारे काम को नहीं कर सकते, इसीलिए क्या कहते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि कार्यों को अपने अधीनस्थों में क्या कहते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते, यहाँ पर क्या देते हैं, सौंप देते हैं, अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों में बांट देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अधिकार अंतरण बोला जाता है। यहाँ एक वर्ड यूज होता है अधिकार अंतरण और एक वर्ड होता है अपना हस्तांतरण। दोनों लगते तो सेम है परंतु दोनों क्या होते हैं, बहुत अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं अपन समझते हैं। तो अधिकार अंतरण और जो हस्तांतरण है, पहले हस्तांतरण देखते हैं क्या होता है। तो स्वयं के प्राप्त अधिकार को छोड़कर दूसरों को देना क्या कहलाता है, अपना हस्तांतरण कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। मीन्स क्या होगा कि अपने पास, जैसे मेरे पास कोई अधिकार है और मैं अपने अधिकार को किसी और व्यक्ति को दे दूंगा और मैं उस पोस्ट को क्या करूँगा, रिजाइन कर दूंगा। तो ऐसी प्रक्रिया को अपन हस्तांतरण बोलते हैं। मतलब मेरे काम को मैं छोड़ के किसी और को दे रहा हूँ, वो प्रक्रिया कहलाएगा अपना अधिकार हस्तांतरण। जबकि अधिकार अंतरण क्या होता है वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, सीमा से अधिक कार्यभार को दूसरों पर सौंपना क्या कहलाता है, अपना अधिकार अंतरण कहलाता है। मीन्स क्या हो गया, इसमें जो व्यक्ति है, जो अपना प्रबंधक रहते हैं, जिसके द्वारा अपन को अधिकार मिलता है, वो खुद उस कार्य से हटता नहीं है, उसको वो डायरेक्ट को करता है परंतु अपने कार्य को दूसरे के ऊपर सौंप देता है। इसी प्रक्रिया को अपन अधिकार अंतरण बोला जाता है, जो कि हस्तांतरण से कहीं ज़्यादा अलग होती है। आगे देखते हैं अपन अधिकार अंतरण के बारे में। तो जो अधिकार अंतरण होता है उसको कौन कौन से ऐसे तत्व है जो कि निर्धारित करते हैं। जैसे पहला क्या है, अपना कार्यभार सौंपना। पहला क्या होता है, कार्यभार सौंपना। तो अधिकार अंतरण का पहला क्या होता है, अपना कार्यभार को सौंपना। कौन से कार्य कौन से व्यक्ति करेंगे और किस व्यक्तियों को कितनी मात्रा में कार्य दिया जाएगा, ये अपना अधिकार अंतरण निर्धारण का पहला कार्य, पहला स्टेप होता है। दूसरा आगे देखते हैं, कार्य सौंपने के बाद क्या करते हैं, अपन अधिकार प्रदान करते हैं। अधिकार क्यों दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन कि अपन ने किस व्यक्ति को कार्य दिए, उस कार्य करने के लिए उसको अपन क्या देखते हैं, थोड़ी बहुत पावर प्रोवाइड करते हैं और उसी पावर का उपयोग करते हैं उस कार्य को उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या होता है, अपना प्रत्यायोजन स्वीकृति। मतलब क्या हो गया, प्रत्यायोजन स्वीकृति मतलब डेलीगेशन। मतलब क्या हुआ कि अपन ने क्या किया, पहले कार्य को डिवाइड किया, कार्य को डिवाइड करने के बाद क्या किया, जिसको अपन ने कार्य दिया रहा उसको अपन ने क्या किया, अधिकार भी प्रदान किया। अब अधिकार भी प्रदान करने के बाद अब बात उस पर डिपेंड करती है, उस व्यक्ति पे, कि उस कार्य को वो कैसे करेगा, उसको वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उसी को बोला जाता है क्या, प्रत्यायोजन की स्वीकृति, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वो व्यक्ति उस काम को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, अपन कार्य को सौंप देंगे। अगर नहीं कर रहा तो किसी और व्यक्ति को उस कार्य के लिए देखा जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है, अपना दायित्व का निर्धारण। अब बात यहाँ तक पहुँच गई अपनी कि अपन ने कार्य को डिवाइड कर दिया, कार्य के लिए उनको अधिकार प्रदान कर दिया और उस कार्य को करने के लिए वो तैयार भी हो गए। अब उनकी अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करते हैं कि आपको इस कार्य के प्रति आपकी जवाबदेही क्या क्या रहेगी। उस जवाबदेही के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दायित्व को अपन क्या करते हैं, प्रारूप में बनाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या अपना आंतरिक कार्यों का नियंत्रण एवं मूल्यांकन। मतलब क्या हो गया अपना कि जो कार्य अपन ने आंतरिक किए मतलब जो कार्य अपन ने डिवाइड किए, अपन ने बांटे हैं, उस कार्य को सही तरीके से क्या करना, मूल्यांकन करना। ये किसके अंतर्गत आता है, अपने आंतरिक कार्यों का मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके तहत क्या किया जाता है, कार्य सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे, कहाँ पर कार्य को प्रॉब्लम आ रही, कहाँ पे नहीं आ रही, उसका सही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सभी को काय के माध्यम से देखा जाता है, अपने आंतरिक कार्यों का मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है और उनको सही तरीके से नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, हमने देखा कि जो आंतरिक अधिकार अंतरण होता है वो क्या होता है,
और जो हस्तांतरण जो कि दोनों क्या होते हैं सेम दिखते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि अधिकार अंतरण की एक लंबी प्रोसेस किस प्रकार से पूरी की जाती है। तो सबसे पहले किया जाता है उसमें कार्य को अपन क्या करते हैं, पहले कार्यभार सौंपते हैं। कार्यभार सौंपने के बाद क्या करते हैं, अपने अधिकार प्रदान करते हैं। फिर एलिगेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दायित्व उनका निर्धारित करते हैं। फिर दायित्व निर्धारण करने के बाद अपन देखते हैं कि जो कार्य अपन ने सौंपे हैं वो सही तरीके से हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जो अधिकार अंतरण होता है उससे अपन को क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, उनका महत्व अपने लिए क्यों है। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, समन्वय का साधन। नो, पहला पॉइंट है अपना क्या, प्रबंधकों के कार्यभार में कमी। इससे क्या होता है, जैसे कि अपन ने जाना है कि जो कंपनी होता है उसको मैनेज, उसका पूरा कार्यभार किसके ऊपर रहता है, एक मैनेजर के ऊपर रहता है, एक प्रबंधक के ऊपर रहता है। परंतु प्रबंधक जो रहता है वो सारे काम अकेले कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या किया जाता है, इन्हीं कार्यों को अपने अधीनस्थों में, मतलब प्रबंधकों के अधीनस्थों में डिवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रबंधक के कार्य होते हैं और उनका जो कार्यभार होता है उनमें क्या आती है, कमी आती है। और उन कार्यों को कौन करता है, फिर उनके अधीनस्थ द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे देखते क्या, समन्वय का साधन। अब समन्वय कैसे बनता है, तो जैसे कि अपन को पता है कि प्रबंधक द्वारा क्या किया जाता है, कार्य को डिवाइड किया जाता है। अब किए गए कार्य को डिवाइड को क्या करेगा कि जो अधीनस्थ होंगे वो दिए गए जो टारगेट होगा, जो कार्य उनको सौंपा गया, उसके अकॉर्डिंग काम की करेंगे। और उस काम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरे जो ग्रुप होगा उनका, पूरा जो संगठन होगा उसमें समन्वय स्थापित होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है अपना, नियंत्रण स्थापित। इससे क्या होता है, नियंत्रण स्थापित होता है। अधिकार अंतरण से क्या होता है, नियंत्रण स्थापित होता है। मीन्स कैसे कि कार्य कितना सुचारू रूप से चल रहा है, और कार्य करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम को अपन डिटेक्ट करेंगे, और उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के बाद उनका सोल्यूशन करेंगे। और अपन क्या करेंगे, उनको पूरे अपने कार्य में क्या करेंगे, अपना कंट्रोल बना के चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या होता है, विशिष्टीकृत सेवाएं प्राप्त। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा अपन ने जाना कि प्रबंधक क्या करेगा, अपने कार्यों को अभी अधीनस्थों में क्या करेगा, बांटेगा, उनको सौंप देगा। इससे क्या होगा कि मतलब ये समझ सकते हैं कि ये मात्र ऐसा नहीं रहता कि किसी व्यक्ति को अपन कार्य दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैसे किया जाता है, इसके लिए प्रबंधक बहुत लंबी प्रोसेस करता है कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उस कार्य के लिए वो व्यक्ति क्या बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है। इससे क्या होता है, जब वो व्यक्ति विशिष्टीकृत हो जाता है उस कार्यों के लिए, तो उस व्यक्ति से मिलने वाली सेवाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है, कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों का विकास, अब इससे कर्मचारी का विकास कैसे होता है वो समझते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं उनको अपने जो अधिकारी होते हैं उनसे क्या मिलता है, अपन को उनको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, उनको कार्य मिलता है। उस कार्य का वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उस कार्य को यूज करने के बाद क्या किया जाता है, उनके द्वारा अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही हो जाती है, जिससे उनका जो मनोबल होता है वो तो वृद्धि होती है, साथ ही क्या होता है, उनका जो विकास होता है वो भी धीरे धीरे होने लगता है। इस पर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या, मनोबल में वृद्धि। जैसा कि अभी अपन ने जाने कि जो कर्मचारी होता है उसके विकास में वृद्धि होती है, तो विकास में वृद्धि के साथ साथ जो कर्मचारी होते हैं उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि जो अपने अधिकारी है वो उनको इस लायक समझते हैं कि इस काम को वो बखूबी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है अपना, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन। इससे क्या होता है, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको अपन ये वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे जब अपन इसको कवर किया जाएगा। इसको आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुशलता वृद्धि। तो एफिशिएंसी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो व्यक्ति के ऊपर 10 कार्य था, अब उस व्यक्ति के ऊपर 4 कार्य आ रहे हैं, और उस 10 कार्य में से 6 कार्य अपने अधीनस्थों को वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति की कार्य की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसको ज़्यादा कार्यों पे ध्यान देने की अपेक्षा उन कार्यों के पे ज़्यादा ध्यान देगा जो कि उनको सौंपा गया है। इससे क्या होगा, कार्य की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपना, त्वरित व उचित निर्णय। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, जैसे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कार्य मैनेजर द्वारा किया जाता है, तो मैनेजर को किसी भी फील्ड में निर्णय लेने में क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उस बारे में वो एनालाइज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहले से उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। अब जिस विषय में उसको डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है, तो उस निर्णय के लिए पहले उस फील्ड को क्या करेगा, वो
स्टडी करेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत एक लंबा टाइम चला जाता है। तो अधिकार अंतरण के माध्यम से क्या करते हैं, अपन कार्यों को अपने अधीनस्थों में डिवाइड करते हैं। तो पूरा का पूरा उस कार्य की जवाबदारी किसकी रहती है, उनके अधीनस्थों की रहती है। तो अधीनस्थ क्या करते हैं, उस कार्य के प्रति जितने भी उनको डिसीजन लेने संबंधी जितने भी कार्य आते हैं उनको बहुत ही जल्दी आसानी से वो कर लेते हैं। इस पर आगे देखते हैं, अगला क्या अपना संगठन विकास में सहायक। जैसे कि क्या हो रहा है कि अपन यहाँ देखें कि विशिष्टीकृत सेवाएं प्राप्त होती है, इससे कुशलता में वृद्धि होती है। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, जो अपना फर्म रहता है, जो अपनी कंपनी रहती है, उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो अब तक की वीडियो में अपन ने अधिकार अंतरण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे जो मेन टॉपिक अपना क्या, विकेंद्रीकरण के बारे में समझते हैं। विकेंद्रीकरण होता क्या है। तो पहला क्या लिखा विकेंद्रीकरण में, पहले ये समझो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो ऐसे वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अगर संगठन की बात की जाएगी तो भी अपने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं। तो समझते हैं इनको होता क्या है। जैसे अपन ने मान लेते हैं किसी कंट्री की बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ पूरी की पूरी एक कंट्री है और इस कंट्री में किसी एक के द्वारा शासन किया जाता है। किसी एक के द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन किया जाता है। मतलब जितने प्रकार के डिसीजन है वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, केंद्रीकरण। क्या बोला जाता है, केंद्रीकरण बोला जाता है। परंतु जो विकेंद्रीकरण होता है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जो अधिकार या फिर डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, उसको अलग अलग व्यक्ति में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो जो देश संबंधी जितने भी निर्णय हैं उसको लेता है। परंतु राज्यों की अगर बात करते हैं तो राज्यों में कौन लेता है, अपना सीएम वगैरह लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक अधिकार किसके पास चला गया, अपने प्रधानमंत्री के पास, और एक अधिकार किसके पास है, सीएम के पास। तो इस प्रकार क्या हो, अधिकारों का इसमें क्या हो गया, सत्ता का क्या हो गया, इसमें विभाजन हो गया। और सत्ता का विभाजन ही विकेंद्रीकरण को जन्म देता है। तो आगे देखते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो अधिकार अंतरण जो होता है उसका विकसित रूप कहलाता है अपना क्या, विकेंद्रीकरण कहलाता है। और अधिक मात्रा में अधिकार का अंतरण किसके द्वारा किया जाता है, विकेंद्रीकरण के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं जो विकेंद्रीकरण होता है उसको कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसको निर्धारित करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या, संस्था का इतिहास। अगर देखा जाए कि संस्था कितनी पुरानी है, या भी वो नई है या फिर बहुत पुरानी है। अगर संस्था नहीं है तो वहाँ के जो ऑनर होंगे, वहाँ के जो प्रबंधक होंगे, वो इतनी लापरवाही नहीं करेंगे कि अपनी सत्ता को क्या कर दे, वो विकेंद्रीकृत कर दे। उसके लिए क्या करेंगे, वो टाइम लेंगे। मतलब क्या होगा, अगर संस्था जो अपनी है बहुत लंबे समय के लिए हो गई है, मतलब बहुत लंबे समय से काम करते आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका ऑनर होगा, प्रबंधक होंगे, वो अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। परंतु नई फर्म में करना ये क्या होता है, एक मायने से अपन बोल सकते हैं जोखिम उठाने का कार्य होता है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रबंधकों का दृष्टिकोण। जो अप्रोच होता है किसका, अपने मैनेजर का, वो भी डिफाइन करता है कि विकेंद्रीकरण होगा कि नहीं होगा। इसके माध्यम से अपन देख सकते हैं, अगर प्रबंधक चाहते हैं कि उनके कार्य को अधीनस्थ द्वारा किया जाए तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है, अधीनस्थों की योग्यता। अधीनस्थों की योग्यता भी डिसाइड करती है कि कार्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कार्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तो अधीनस्थों की योग्यता के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर अधीनस्थ कैसे अपने योग्य हैं तो कार्य को बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करने के लिए क्या होंगे, कैपेबल होंगे। तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, मैनेजरों द्वारा अपने कार्य को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया जाएगा। परंतु इससे विपरीत जो अधीनस्थ होंगे वो कैपेबल नहीं होंगे तो कार्य या सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अपना, संगठन का आकार। संगठन का आकार क्या है ये भी डिसाइड करता है कि विकेंद्रीकरण होगा कि नहीं होगा। अगर संगठन अपने आप में बृहद है तो उसका सत्ता का विकेंद्रीकरण पॉसिबल है, अगर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद आगे देखते हैं निर्णय का महत्व एवं प्रकृति। निर्णय का महत्व और निर्णय की प्रकृति भी डिसाइड करती है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर प्रबंधकों द्वारा लिया जा रहा जो निर्णय है वो काफ़ी अच्छा है और अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, प्रॉफिटेबल दे रहा है, तो अपन सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जो मैनेजर है उसके द्वारा सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। जिससे क्या किया जाएगा, उस कार्य को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे उस कार्य के प्रति जो लोग होंगे, हेड होंगे, वो क्या करेंगे, उसमें लीड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अपन अधिकार जो अंतरण होता है और जो विकेंद्रीकरण होता है उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। पहला क्या अपना अधिकार अंतरण में क्या है, आधार देखते तो उद्देश्य की बात करते हैं। तो जो अधिकार अंतरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकारों को सौंपना। अधिकारों को सौंपना किसका उद्देश्य अपने अधिकार अंतरण का है, जबकि विकेंद्रीकरण का क्या होता है, सत्ता को विभाजित करना। जैसे कि अपन यहाँ समझे थे कि किसी एक के द्वारा चलाई जा रही सत्ता को अलग अलग लोगों में डिवाइड करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं सेकंड क्या है, प्रक्रिया की परिणाम है। जो अधिकार अंतरण होता है वो एक प्रक्रिया होती है, जबकि जो विकेंद्रीकरण होता है वो अधिकार अंतरण का ही एक परिणाम होता है। इस पर आगे बात करते हैं निर्भर। जो अधिकार अंतरण होता है वो विकेंद्रीकरण से स्वतंत्र होता है, मतलब विकेंद्रीकरण पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो विकेंद्रीकरण होता है वो अधिकार अंतरण पर डिपेंड करता है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रकृति की बात करते हैं। तो जो प्रबंधक जो अधिकार अंतरण की जो प्रकृति होती है वो प्रबंधक की एक तकनीक होती है। क्या होती है, प्रबंधक की तकनीक होती है। जबकि बात करते हैं अपन क्या है विकेंद्रीकरण की, तो जो प्रबंधन का क्या होता है, एक दर्शन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अवधि की बात करते हैं। तो अधिकार अंतरण क्या कहलाता है, अल्प अवधि वाला कहलाता है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है, दीर्घकालीन अवधि वाला कहलाता है। तो अब तक की वीडियो में हमने अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के बारे में बहुत अच्छे से समझा। आने वाली वीडियो में अपन नियुक्तिकरण के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ वीडियो में अपन MCQs भी कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। धन्यवाद।